दरबार लगा हुआ था, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जिले इलाही अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक तरफ तानसेन अपनी तानपुरे को लेकर संगमरमर के चौक पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ एक बावरा जो अपनी प्रेमिका गौरी के प्रेम में पागल था, अपना तानपुरा लेकर बैठा हुआ था। मुकाबले में हारने वाले को मौत की सज़ा होनी थी। अगर बैजू जो गौरी के प्रेम में बावरा हो चुका था हार जाता तो उसे सजाए मौत मिलती और गौरी की दूसरी शादी हो जाती। बैजू को मुकाबला जीतना ही होगा। मगर सामने तो खुद संगीत सम्राट तानसेन बैठे हुए हैं। वही तानसेन जिसको मारने के लिए एक दिन बैजू तलवार लेकर किले में घुस गया था, लेकिन मार न सका। पिता के अपमान का बदला सर पर सवार था, लेकिन हाथ में तलवार भी तानसेन को मार न सकी, क्योंकि यहाँ अकेले में मारता तो तानसेन मरता नहीं, अमर हो जाता। इसलिए तानसेन को भरी सभा में मारना जरूरी था। आज वो भरी सभा सज चुकी थी। जो मुकाबला जीतेगा वो जिंदा रहेगा और जो हारेगा वो बादशाह हुकूमत के हाथों मारा जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ निशन लक्ष्मण और आपका स्वागत है कथनी पर। मुकाबला शुरू हुआ। संगीत सम्राट तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी कि सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राज्य के आसपास के जितने हिरन थे वो जंगलों से निकल कर दरबार के आसपास इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे दरबार के चारों ओर पशु पक्षियों का मेला सा लग गया। जैसे जैसे तानसेन अपनी तान बढ़ाते जा रहे थे, जमघट बढ़ता जा रहा था। लोगों में कौतूहल पैदा हो गया। अचानक संगीत सम्राट ने गाना बंद कर दिया। जैसे ही गाना बंद किया, सभी जानवर जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। तानसेन ने मुस्कुराते हुए मूंछों पर ताव देते हुए बैजू से कहा, जो जानवर यहाँ आए थे और आकर चले गए उन्हें दोबारा बुला सकते हो? बैजू बावरा ने अपने तानपुरे को हाथ में लिया और अपनी मधुर आवाज़ में ऐसा हरि भजन गाया कि जो जो पशु पक्षी सभा से जा चुके थे उनका जमघट फिर से लगने लगा। दोनों की ही आवाज़ और सुरों में गजब का जादू था। जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा उनको सुन रहा था। मामला बराबरी का रहा। अकबर का हुक्म आया कि इससे तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, न कोई कम न कोई ज़्यादा। मुकाबला आगे बढ़ाया जाए। संगीत सम्राट तानसेन ने मुकाबले में जीतने के लिए अगला राग चुना, राग दीपक। जैसे जैसे गायन आगे बढ़ा, दरबार में रखे सभी दीपक जो रात को जलने थे अपने आप ही रोशनी से जगमगा उठे। सभा में बैठे लोगों के माथे पर गर्मी से पसीना चूने लगा। संगीत सम्राट खुद ऐसा लग रहे थे जैसे आग की कोई भट्टी जल रही है। ये राग दीपक तानसेन के अलावा कोई भी ठीक ठीक नहीं गा सकता था। सभा में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी एक सुरीली आवाज़ ने माहौल को बदल दिया। बैजू बावरा ने राग मल्हार गाना शुरू किया। सभा का तापमान धीरे धीरे ढलने लगा। ठंडी हवाएं बहने लगी। भरी दोपहर में देखते ही देखते बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। राग परवान चढ़ रहा था और बारिश की बूंदों ने पूरी नगरी को ढक लिया। पूरा शहर इस मुकाबले को देखने को दरबार में आ चुका था। जो नहीं आ पाया था वो बाहर से ही सुन रहा था। पर मुकाबला तो खत्म ही नहीं हुआ। जिले इलाही वाह वाह तो करते रहे, लेकिन किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं पाते। उन्होंने दोनों को आदेश दिया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे स्पष्ट हो जाए कि माँ सरस्वती का वरद हस्त किसके ऊपर अधिक है। इस बार शुरुआत बैजू बावरा ने की और उसने ऐसा राग गाया कि तानसेन जिस संगमरमर के पत्थर पर बैठे थे वो पत्थर पिघलने लगा और तानसेन उस पत्थर में धीरे धीरे समाने लगे। बैजू बावरा ऐसे गा रहे थे मानो आज तानसेन को उसी पत्थर की शिला में जिंदा दफन कर देंगे। तानसेन कमर तक उस पत्थर में धंस गए। अचानक बैजू ने गाना बंद कर दिया और पत्थर फिर से जम गया। बैजू ने तानसेन के हाथ जोड़े और निवेदन किया, प्रभु यदि उचित समझे तो गाकर इस पत्थर को दोबारा पिघला दे लीजिए और बाहर आ जाइए। तानसेन बैजू के इस कमाल को देखकर हतप्रभ उसको देख रहे थे। तानसेन ने जिले इलाही की तरफ देखा, हाथ जोड़े और कहा, महाराज इस मुकाबले में हारने वाले को सजाए मौत का ऐलान किया गया। मैं अपनी हार मानकर बादशाह सलामत से मौत की सजा चुनता हूँ। पूरे राज्य में खबर आग की तरफ फैल गई। संगीत सम्राट तानसेन आज एक बावरे से हार गए। अकबर का शरीर कसमसा गया। जिसे उसने दरबार में नवरत्नों में चुना वो हार गया। अब राजा के पास तानसेन को मृत्युदंड देने के अलावा कोई चारा न था। पर पहले बैजू से इनाम मांगने को कहा। बैजू ने कहा, महाराज संगीत को जीवन दीजिए। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने साफ साफ बोलने को कहा तो बैजू बोला, राज्य में संगीत के गाने पर जो रोक है उसे हटा लिया जाए और तानसेन को मृत्युदंड न दिया जाए। मगर अकबर के फैसले को अकबर खुद भी ना बदलते तो आज भरे दरबार में अपने प्रिय तानसेन को बचाने के लिए अकबर कैसे अपना फैसला वापस ले ले। जनता में संदेश जाएगा कि राजा ने जनता के लिए जो कानून अलग बनाया हुआ है और अपने लिए कानून अलग बनाया है, अकबर ने मना कर दिया। तानसेन को माफ़ी नहीं दी जा सकती, यह पहले ही तय हो चुका है।
बैजू ने फिर निवेदन किया, माँ बदौलत तानसेन ही है जिससे बदला लेने के लिए मैंने संगीत सीखा। अगर तानसेन नहीं होता तो आज बैजू भी इस सभा में नहीं होता। अगर बैजू है तो तानसेन को रहना ही होगा। अगर तानसेन रहेगा तो मेरे जैसे न जाने कितने बैजू आते रहेंगे। अकबर ने बैजू की बात मान ली और तानसेन को छोड़ दिया। बैजू अपनी प्रेमिका गौरी से मिलने के लिए भागा, लेकिन यमुना में बाढ़ आई हुई थी। नाविक ने यमुना में नाव उतारने से मना कर दिया। गौरी अपनी दूसरी शादी से भाग गई और यमुना के किनारे आ गई। पर दूसरी ओर बैजू दिखा। बैजू ने बाढ़ आई हुई यमुना में जिद करके नाव उतार दी। बैजू को तैरना नहीं आता था, नाव पलट गई। गौरी को तैरना आता था, वो बैजू को बचाने के लिए पत्थरों को भी बहाने वाली धार में कूद गई। गौरी ने बैजू को पकड़ लिया, लेकिन इतने तेज बहाव में बैजू को लेकर तैर नहीं पा रही थी। गौरी ने बैजू से पूछा कि तुमने तानसेन को हरा दिया? बैजू ने कहा, हाँ हरा दिया, लेकिन अब इस यमुना की धार से हार जाऊंगा। तुम किनारे जाओ, तुम्हें तैरना आता है, मुझे छोड़ दो। गौरी ने कहा, तुमसे मिलकर अब कहाँ जाऊंगी? संसार धारा को छोड़कर तो किनारे के पास आई हूँ, अब किनारे को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो मेरा किनारा हो। बैजू ने गौरी को गले से लगा लिया। आओ गौरी, इस यमुना में हम और तुम हमेशा के लिए बह जाए। अलग अलग बहुत रह लिए, अब इस यमुना में ही हमारा विवाह होगा। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और यमुना की लहरों में बहते चले गए। प्रेम की एक कहानी इतिहास में अमर हो गई। आज ही के दिन कलकत्ता में एक मूवी देखी थी, बैजू बावरा। क्या फिल्म थी, क्या डायलॉग थे, क्या भारत भूषण की एक्टिंग थी और क्या गाने थे। ऐसी फिल्में अब नहीं बनती जिनमें भावनाओं का ज्वार तो है, लेकिन कहानी में इतनी सादगी है कि लगे ही नहीं कि फिल्म देख रहे हैं। खैर, देखने के बाद रिव्यू का मन किया सो कर दिया। आप भी देखिए इस फिल्म को और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।